आज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना? इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी में इस्तेमाल होते हैं, एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है, ठीक है? और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर वोल्टेज स्टोरेज करता है, स्टोरेज का काम करता है, ठीक है? एनर्जी को स्टोर करके रखता है, ठीक है? तो जैसे बैटरी होती है, बैटरी डीसी वोल्टेज को स्टोर करती है, उसी तरीके से इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है, ठीक है? तो आज इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बारे में समझते हैं, ठीक है ना? कि वो इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी के अंदर कैसे वर्क करता है और उसकी क्या ज़रूरत होती है, क्यों लगाए जाते हैं, किन कारणों से इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। पीसीबी सर्किट बोर्ड के अंदर जब देखे होंगे तो अक्सर करके ढेर सारे कैपेसिटर उसके अंदर यूज़ होते हैं, ठीक है ना? बड़े-बड़े से लगे रहते हैं। कभी छोटा, कभी बड़ा, कहीं छोटा, कहीं बड़ा, इस तरीके से लगा रहता है और उस उन कैपेसिटरों का जो शक्ल होता है, सिंबल होता है, वो किस टाइप के दिखते हैं, तो वो मैंने यहाँ पे ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर दिया है, दिखा दिया है कि वो यहाँ पे लिखा हुआ है कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, है ना? तो जो कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर माइनस और प्लस होता है, ठीक है? उसके अंदर से जो लैग निकली होती है, वो लैग एक माइनस की होती है, एक प्लस की होती है, ठीक है ना? ये इसको कहते हैं पोलर कैपेसिटर, ठीक है? इसके अंदर उल्टा और सीधा होता है, मतलब उल्टा-सीधा होता है जैसे कि उल्टा अगर लगा दिया जाए, तो ये खराब हो जाएगा, फट जाएगा, है ना? और सही लगेगा तो ही काम करेगा, है ना? इस तो जिसमें उल्टा और सीधा होता है, उसको कहते हैं पोलर कैपेसिटर। कैपेसिटर 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर कैपेसिटर होता है, एक पोलर कैपेसिटर होता है। जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, वो कैपेसिटर वो किसी भी डायरेक्शन में लगा दो, वो सही वर्क करते हैं, है ना? उसमें उल्टा और सीधा का कोई भी मतलब नहीं होता है, उसमें डिसाइड ही नहीं होता है उल्टा और सीधा, है ना? उसका किसी डायरेक्शन में उसको लगा दिया जाए तो वो जिस काम के लिए बना है वो काम करेगा, है ना? स्टोरेज करेगा, है ना? अब सवाल यहाँ होता है कि भई स्टोरेज वोल्टेज डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर, तो डीसी वोल्टेज को स्टोर बैटरी भी करती है ना? तो बैटरी और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बीच में क्या डिफरेंसेस हैं? अगर दोनों स्टोरेज का ही काम कर रहे हैं, तो कैपेसिटर की जगह बैटरी भी लग सकती है और बैटरी की जगह कैपेसिटर भी लग सकता है ना? लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है? वो इसलिए कैपेसिटर जहाँ ज़रूरत है तो वहाँ कैपेसिटर लगेगा, वहाँ बैटरी नहीं लगाई जा सकती, ठीक है ना? वहाँ बैटरी लगा देंगे तो गलत हो जाएगा, वो सर्किट सही से काम नहीं करेगी और जहाँ पे बैटरी की ज़रूरत है वहाँ कैपेसिटर लगा दिया जाएगा, तो वहाँ पर कैपेसिटर भी उस बैटरी का जो काम है, वो नहीं कर पाएगा, ठीक है? तो कैसे नहीं कर पाएगा, पहले वो समझते हैं। पहले बैटरी को समझा देता हूँ, तो कैपेसिटर के बारे में समझ में आएगा। ठीक है? बैटरी वो होती है कि डीसी वोल्टेज को स्टोर कर हमें उस वोल्टेज को कहीं और इस्तेमाल कर लेना। मतलब जैसे एग्ज़ाम्पल के लिए अपना मोबाइल, है ना? अब मोबाइल जो चलता है, वो डीसी वोल्टेज से चलता है ना? और उसके अंदर एक बैटरी होती है, जो अच्छा खासा बैकअप देती है। एक बार चार्ज कर दो, 12, 14, 15 घंटा मोबाइल बड़े आराम से बैकअप दे रहा होता है। तो बैटरी जो होती है, ज़्यादा बैकअप देने के लिए बनी होती है ना? उसके अंदर ढेर सारा करंट, वोल्टेज स्टोर हो जाता है ना? और उसको चार्ज होने में भी बहुत टाइम लगता है और डिस्चार्ज होने में भी बहुत टाइम लगता है, ठीक है ना? अब ये ऐसा तो है नहीं कि मोबाइल को लगा दिए और 5-10 मिनट में निकाल दिए, चार्ज हो गया, ऐसा होता नहीं है। उसको तो घंटा, 2 घंटा लगा के रखना पड़ता है, तब जाके वो फुल चार्ज होता है। तो वो बैटरी कहलाती है, ठीक है? मतलब ज़्यादा देर में चार्ज होता है और उससे भी ज़्यादा देर में डिस्चार्ज होता है, क्योंकि वो बैकअप बैकअप के लिए बनाया ही गया है कि लंबे टाइम तक बैकअप दे पाए, तो उसको बैटरी कहते हैं, ठीक है? और उसी का उल्टा काम कर रहा होता है कैपेसिटर। उल्टा तो नहीं कह सकते,
क्योंकि सेम सिमिलरली उसी तरीके से काम कर रहा होता है, लेकिन उसका बैकअप बहुत कम होता है ना। स्टोरेज वो भी करता है, दोनों का काम स्टोरेज का ही है, लेकिन वो कम टाइम के लिए स्टोरेज करता है और ये ज्यादा टाइम के लिए स्टोरेज करता है, ठीक है ना। तो कैपेसिटर और बैटरी के बीच का जो डिफरेंसेस है वो मैं समझा देता हूँ, पहले ये समझ लें, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर जो होता है उसको समझने के लिए ये 2 गैलन मैंने यहाँ पे शो किया है, ठीक है। अब इस गैलन के माध्यम से मैं समझाता हूँ और समझ में भी आएगा कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर पीसीबी के अंदर कैसे डीसी वोल्टेज को स्टोर करता है और फिर उसे कैसे डिस्चार्ज भी कर लेता है ना। अब जैसे कि ये एक 2 गैलन है, दोनों गैलन इसके सामने है, इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के सामने, और ये जो बैटरी है इसके ठीक सामने ये 2 गैलन है। तो ये दोनों अलग अलग हैं इसके लिए, ये इसके लिए है और ये इसके लिए है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के सामने ये जो 2 बर्तन है, इनके जो मुंह है बड़े है ना, जितना इनका आकार है, साइज है, वो साइज के बराबर ही मुंह खुला हुआ है। तो इसमें जब हम वाटर भरेंगे तो बहुत तेजी से भर सकेंगे, बहुत जल्दी भर जाएगा, क्योंकि मुंह इसका चौड़ा है ना। जितना इनका आकार है, साइज है, उतना ही साइज का इनका मुंह भी खुला हुआ है ना। तो ज्यादा मोटी धारा में पानी भरा जा सकता है और जल्दी भर जाएगा। जितनी मोटी धारा में पानी भरा जाएगा उतने उतने जल्दी भर जाएगा, है ना। उसी तरीके से इसको जब खाली किया जाएगा तो खाली भी ये जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इसका मुंह का आकार इसके जो साइज है उसके बराबर ही है। करेक्ट, आप समझ में आया इस बच्चे को, है ना। आज इंटरेस्ट आ रहा है इसको, है ना। इसका मुंह बड़ा है ना, तो इसको भरने में कम टाइम लगेगा और खाली करने में भी कम टाइम लगेगा, है ना। करेक्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये जो कैपेसिटर है, जब इसके अंदर वोल्टेज जा रही होती है तो कम टाइम में ये अपने आप को चार्ज कर लेता है, स्टोर कर लेता है वोल्टेज को, डीसी वोल्टेज को तड़ाक दे स्टोर कर लिया और काम करना शुरू कर दिया। स्टोर का काम ही है, तो तड़ाक दे स्टोर कर लिया, बस छोड़ दिया, वोल्टेज गई, इन हुई और तुरंत ये अपने आप को स्टोर किया, एनर्जी अपने अंदर स्टोर किया और फिर छोड़ दिया, पेट भर गया और छोड़ दिया, आगे चला गया, ठीक है। और जैसे ही सप्लाई गई, डिस्कनेक्ट किया गया, वैसे ही तुरंत बर्तन से चार्ज खत्म हुआ, खाली हो जाएगा, फटाक खाली हो जाएगा। जो बर्तन से पानी जैसे गिर गया, फटाक दे खाली हो गया बर्तन। उसी तरीके से बर्तन ये जैसे ही लाइट जाएगी तुरंत ये डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर होता है, पावर देने पर माइक्रोसेकंड के अंदर ही चार्ज हो जाता है और पावर कट होने के बाद माइक्रोसेकंड के अंदर ही डिस्चार्ज भी हो जाता है ना। ये इसका काम इस तरीके से करता है, ठीक है। पर वही अगर बैटरी को देखा जाए तो बैटरी में मैंने 2 गैलन जो दिया है, इसमें ये दिखाया गया है कि गैलन का जो साइज है वो बड़ा है और इसका जो मुंह है छोटा है। तो जब इसमें पानी भरा जाएगा तो बहुत धीरे धीरे पानी भरेगा, है ना। मतलब इसके अपेक्षाएं इसमें ज्यादा टाइम लगेगा भरने में, है ना। तो मोबाइल जब लगाते हो तो 1 घंटे 2 घंटे लग जाते हैं चार्ज होने में, तो यही कारण होता है ना। धीरे 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 भरता है, करेक्ट। तो ये फुल चार्ज होने में इसके अपेक्षा बहुत ज्यादा टाइम लेता है चार्ज होने में, ठीक। और जब पावर कट हो जाती है, चार्जिंग वाला कनेक्टर हटा देते हैं, तो जब खाली होना होता है तो वो धीरे 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 खाली होता है। करेक्ट करेक्ट, एकदम से इसके जैसे खाली नहीं हो जाएगा, धीरे 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 चार्ज। तो जितना मोबाइल यूज करोगे और इसको खाली होने में 4-5 घंटा 12 घंटा, मतलब जितना मोबाइल चलता है उतना टाइम लगेगा इसे खाली होने में। तो बैटरी इस तरीके से काम करती है कि चार्ज होने में भी टाइम लेती है और डिस्चार्ज होने में भी टाइम लेता है। इसके पास ढेर सारा बैकअप स्टोर हो जाता है, मतलब इसके अपेक्षा है जितना इसमें जो है डीसी पावर स्टोर होती है उसका इसमें बहुत कम होता है उसके अपेक्षा, इसके अंदर, है ना।
इसमें बहुत ज्यादा स्टोर डीसी वोल्टेज हो जाता है, पावर, है ना। तो ये बैटरी और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर के बीच का जो डिफरेंसेस है, जो अंतर है, ये बात तो समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर सडनली चार्ज हो जाता है और पावर कटने के बाद सडनली डिस्चार्ज हो जाता है ना। और बैटरी देर तक चार्ज होती है और देर तक बैकअप देती है, मतलब काफी टाइम के बाद डिस्चार्ज होती है। तो इसका लंबा चौड़ा बैकअप होता है ना, बैटरी का। और इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर का कम बैकअप होता है और वो माइक्रो सेकंड के अंदर का ही बैकअप होता है। और ये कितना बैकअप होगा इसके वैल्यू के ऊपर निर्भर करता है। अगर जैसे कैपेसिटर होता है, कैपेसिटर के अंदर इनका जो मान होता है, इनका जो वैल्यू होता है, वो जैसे जैसे इनका वैल्यू बढ़ेगा वैसे वैसे इनका बैकअप बढ़ जाएगा, और जैसे जैसे वैल्यू घटेगा वैसे वैसे बैकअप घट जाएगा, है ना। तो ये होता है, इसके अंदर माइनस प्लस होता है, ये पोलर कैपेसिटर होते हैं। बैटरी भी पोलर बैटरी होती है, इसके अंदर माइनस प्लस होता है, ठीक है। हर बैटरी के अंदर माइनस प्लस होता है, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर है, इसमें दो टाइप के कैपेसिटर होते हैं, एक पोलर एक नॉन पोलर, जो कि मैंने बता दिया, ठीक है ना। तो उसमें भी ढेर सारे पैकेज के कैपेसिटर होते हैं, छोटे बड़े और एसएमडी, है ना। तो अलग अलग टाइप के होते हैं, और नॉन पोलर और पोलर होते हैं, तो इस तरह के होते हैं। तो ये बात मुझे लगता है कि बैटरी और कैपेसिटर के बीच का जो डिफरेंसेस है ये समझ में आ गया, है ना। अब आगे बढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स पीसीबी सर्किट के अंदर बैटरी इस्तेमाल नहीं होती है, लेकिन कैपेसिटर, इलेक्ट्रोलाइटिक जो कैपेसिटर होते हैं, ये भारी भरकम में इस्तेमाल होते हैं, जबकि स्टोरेज का ही काम कर रहे होते हैं। जैसे बैटरी स्टोरेज का काम कर रही है, वैसे कैपेसिटर भी स्टोर का काम करते हैं, है ना। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर इतना सारा पीसीबी सर्किट बोर्ड के अंदर क्यों इस्तेमाल होता है ना। अब ये क्वेश्चन मार्क है। तो हम लोग ये ही समझते हैं आज कि इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की क्या जरूरत पड़ती है, इलेक्ट्रॉनिक सर्किट बोर्ड के अंदर क्यों इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो अब मैं ये हिस्सा मिटा देता हूं और आगे दूसरा डायग्राम बनाकर बताता हूं, है ना। तो ये देखो दूसरे फेज में आ गए हम लोग। अब मैं यहाँ पे जो दिखा रखा हूं ये एक बिल्डिंग है, ठीक है। जैसे कोई बिल्डिंग है, उसके अंदर 4 फ्लोर है ना। तो मैंने यहाँ पे इसी तरीके से 4 फ्लोर मेंशन कर दिया है, 1 2 3 4, है ना। 4 फ्लोर हमने मेंशन कर दिया। तो एक बिल्डिंग में 4 मंजिल की एक बिल्डिंग है। अब 4 मंजिल की जो बिल्डिंग है, अब इसी को समझते हैं। तो इसी को समझ लेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा कि सर्किट बोर्ड के अंदर इलेक्ट्रोलाइटिक कैपेसिटर की क्यों जरूरत पड़ती है और क्यों इतने सारे कैपेसिटर इस्तेमाल होते हैं। इसी में सारी कहानी समझ में आ जाएगी, ठीक है ना। ठीक है, तो इधर देखो, मान लो ये 4 फ्लोर की बिल्डिंग है, और 4 फ्लोर की बिल्डिंग में आदमी रहते हैं। अब आदमी रहते हैं तो उनको हर चीज की जरूरत है। तो यहाँ चारों बिल्डिंग पर हमें पानी पहुंचाना है, ठीक है ना। तो जमीन पर एक मोटर लगा दी गई है, और इस मोटर से जमीन से पानी खींचकर पंपिंग के द्वारा चारों बिल्डिंग में कनेक्शन दे दिया गया, ठीक है। अब यहाँ मोटर चली और चारों बिल्डिंग में पानी जाने लग गया, ठीक है। अब चारों बिल्डिंग में एक ही टाइम पानी जाएगा, है ना भाई। पानी जब स्टार्ट हुआ, ये मोटर स्टार्ट हुआ तो पानी ये फ्लो करने लग गया, तो ये ऊपर चढ़ेगा, पानी इधर से ऊपर तक जाने लग जाएगा, ठीक है। अब सवाल यहाँ खड़ा होता है कि स्मूथली चारों बिल्डिंग में क्या पानी पहुंच पाएगा। यही ये क्वेश्चन मार्क है कि यहाँ पे क्या है कि जैसे यहां से पानी चला, है ना, तो पानी का फ्लो यहां आया, और यहां ये ग्राउंड फ्लोर है।
अब ये ग्राउंड फ्लोर है तो इसको पानी का हाई प्रेशर मिलेगा, है ना, हाई प्रेशर मिलेगा। और जाहिर सी बात है कि अगर पानी की चारों बिल्डिंग में जरूरत है तो दोनों सारे चारों बिल्डिंग वाले एक ही साथ में पानी को यूज करेंगे, क्योंकि पानी इनके पास है नहीं। और जैसे ही मोटर चालू की जा रही है तो इंतजार तो सारे चारों बिल्डिंग वाले कर रहे थे ना पानी का, तो एक ही टाइम पे जब मोटर चलेगी तो तभी तो ये सारे यूज करेंगे पानी, है ना। तो जैसे ही मोटर चलती तो ये चारों ने अपना अपना पानी यूज करना, कंज्यूम करना शुरू कर दिए, है ना। तो चारों ने क्या किया, एक ही टाइम पर टोटी खोल दी अपनी, और अपने घर के अंदर पानी को स्टोर करना शुरू कर दिया। अब ये बताओ कि पानी जब यहां से चला, इसका जो फोर्स है, जो मोटर पंप कर रहा है, वो जो पंपिंग फोर्स है वो तो फिक्स है ना, वो उतना ही फोर्स जनरेट कर पा रहा है। तो जैसे ही, क्योंकि ये जो हाइट है, ऊंचाई ज्यादा है, 4 मंजिला की ऊंचाई है, तो भाई यहां से पानी का फोर्स चला, और चूंकि ये मोटर से नजदीक है और इसकी ऊंचाई कम है, ग्राउंड फ्लोर की ऊंचाई कम है ना, तो यहाँ तो पानी बड़ी आसानी से पहुंच जाएगा, अब बहुत तेजी से फोर्स में पहुंच जाएगा। लेकिन उसके बाद इस पानी को ऊंचाई पे चढ़ना है ना। अब ऊंचाई पे चढ़ना है तो इसको थोड़ा मुश्किल होगी चढ़ने में पानी को, और लेकिन यहाँ पे आसानी होगी, क्योंकि यहाँ से ये सीधा सीधा पानी को चलना है, तो यहाँ से बड़े आसानी से बहुत तेजी से फोर्स में पानी आ जाएगा। लेकिन इसको ऊंचाई पर चढ़कर फिर इधर जाना है ना, तो इसको मेहनत लगेगी, है ना। तो क्या होगा कि इसका जो फोर्स है लॉस हो जाएगा, जितना ऊंचाई बढ़ेगी उतना फोर्स का लॉसेस बढ़ेगा। तो यहाँ पर पानी बहुत तेजी से फोर्स में आ रहा है और ज्यादा पानी आ रहा है, लेकिन जैसे ही ऊंचाई पे चढ़ना हुआ तो फोर्स कम हुआ और पानी इनको कम मिलेगा, इसके अपेक्षा इसको कम मिलेगा, क्योंकि ये ऊंचाई पे चढ़ना है, ठीक है। इसको कम मिलेगा, इसको ज्यादा मिलेगा। और अब चूंकि चारों एक ही टाइम पर पानी कंज्यूम कर रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, भाई इसको कम इसके अपेक्षा मिला। अब ये तीसरे फ्लोर वाला भी अपना टोटी खोल दिया, तो भाई अब इसके अपेक्षा भी और ऊंचाई पे जाने लग गया पानी, ये तो और लॉसेस हो गया इसका फोर्स, है ना, ज्यादा ऊंचाई की दूरी तय करनी पड़ रही है, अब ज्यादा ऊंचाई पे जाने लग गया, तो अब इसके अपेक्षा इसको और कम मिलने लग गया पानी, इन दोनों के अपेक्षा इनको बहुत कम मिलने लग गया। यहाँ पूरा तेजी से पानी आ रहा है, यहाँ स्लो आ रहा है, और यहाँ पे स्लो से भी स्लो आ रहा है, मतलब यहाँ पूरा भर के पानी आ रहा है पाइप में, यहाँ आधी पाइप आ रहा है, और यहाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, बूंद बूंद आ रहा है, यहाँ पे बूंद बूंद आ रहा है, यहाँ तेजी से आ रहा है ना, और यहाँ थोड़ा थोड़ा आ रहा है, और यहाँ बूंद बूंद आ रहा है, पर यहाँ आइबा नहीं कर रहा, जीरो, क्योंकि ये ऊंचाई पूरा टॉप पर आ गई, है ना। अब ऊंचाई बढ़ गई, अब वो 4th फ्लोर पे जब जाएगा तो भाई ये अब ये जो मोटर है जो फोर्स लगा रही, जो पंपिंग कर रही है पानी को, वो तो फिक्स कर रही है, तो ये कंजप्शन यहाँ पे 3 बिल्डिंग वाले तो बढ़ा लिए ना ऑलरेडी, तो उसको पानी मिलेगा कहाँ से, ऊंचाई ज्यादा बढ़ेगी, फोर्स लॉसेस होगा, और लॉसेस होगा तो पानी धड़क के सब इधर ही चला जाएगा, ऊपर जा ही नहीं पाएगा, मौका ही नहीं मिल पा रहा है उसको जाने का, क्योंकि ये टोटी बंद होगी, ये टोटी बंद होगी, ये टोटी बंद होगी, तब पानी जो है का दबाव बढ़ेगा और फोर्सली ऊपर पहुंच पाएगा। लेकिन उसके बावजूद भी इन तीनों के अपेक्षा तेजी से पानी वहां नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही है वैसे वैसे दबाव बढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर मोटर के जो फोर्स है वो फोर्स के ऊपर लोड बढ़ता जा रहा है, तो फोर्स जो है लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे ये तीनों फ्लोर की टोटी बंद करने के बाद भी यहाँ पे पानी आएगा, बेहतर आएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा जितना ग्राउंड फ्लोर पे जितना फोर्स से आ रहा है, ठीक। अब इतनी बात समझ में आ गई। अब यहां सवाल खड़ा होता है कि ऐसा क्या करें कि इन चारों बिल्डिंगों में स्मूथली एक समान फोर्स पानी आए, इसके लिए टेक्निकली और क्या किया जा सकता है ना। तो इसका समाधान इस तरह से निकलेगा कि अब मैं बताता हूं इसको बनाकर,
ठीक है ना, क्योंकि ये पानी जो है ऑनलाइन जा रहा है, ऑनलाइन जा रहा है, तो इनका ऑनलाइन कंजप्शन एज इट इज टाइम पर हो रहा है, दोनों एक ही टाइम पर हो रहा है, पानी ऑनलाइन चल रहा है, ऑनलाइन कंजप्शन हो रहा है, तो इसलिए फोर्थ वाले फ्लोर को पानी मिल ही नहीं पा रहा है, और थर्ड वाले को जितना जरूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है, और सेकंड वाले को भी जितना जरूरत है उतना नहीं मिल पा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा ग्राउंड फ्लोर वाले को मिल रहा है, मतलब इसको अपने जरूरत से भी ज्यादा पानी मिल रहा है ग्राउंड फ्लोर वाले को। अब बाकी लोगों को जितनी जरूरत है उतना मिल ही नहीं रहा है, और ग्राउंड फ्लोर वाले को जितना जरूरत है उससे ज्यादा मिल रहा है। तो इस समस्या को हल करने के लिए क्या किया जाएगा, देखो तो इसका हल जो है अब ये है, अब जो है इसका समाधान हो गया। अब ये चारों बिल्डिंगों को, चारों फ्लोर को स्मूथली सेम फोर्स में पानी मिलने लग जाएगा। अब वो क्या हुआ कि पहले ऑनलाइन पानी इनको मिल रहा था, जब मोटर चल रही थी उसी मोटर का फोर्स सबके घर बिल्डिंगों के अंदर कनेक्शन कर दिया गया था, इसलिए जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ रही थी वैसे वैसे इनका फोर्स लॉसेस हो रहा था। तो अब क्या किया गया कि कंजप्शन को, जो ऑनलाइन कंजप्शन था उसको बंद कर दिया गया। अब क्या कर दिया गया कि अब ये मोटर जो पानी पंपिंग कर रहा है, इस पानी को सीधा सीधा ले जाकर इसके छत पर, इसका जो लास्ट वाला फ्लोर है उसके ऊपर जो छत है उस छत पर 4 टंकी लगा दी गई। इस बिल्डिंग के जो फ्लोर जितने हैं उतनी टंकी लगा दी गई, टैंक रख दिए गए। अब यहाँ पर पानी टंकी से यहाँ इस टैंक के अंदर स्टोर होगा, पहले क्या होगा, पहले स्टोर होगा, तब इन लोगों को पानी मिलेगा। ऑनलाइन पानी मिलने से लॉसेस बढ़ रहा था। अब हमने क्या किया कि इनको चारों टंकी में कनेक्शन दे दिए, और चारों टंकी में पहले पानी स्टोर होगा, पहले ही पानी इनको नहीं मिलेगा, पहले मोटर जब चलेगी तो पहले जाकर पानी इन चारों टंकियों में स्टोर होगा। ठीक, अब स्टोर होने के बाद फिर जब स्टोर हो जाएगा तब इन लोगों को एक साथ पानी छोड़ा जाएगा, या आगे पीछे भी छोड़ा जाए, एक साथ छोड़ा जाए, ये इनको एक समान फोर्स मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी रखा हुआ है ऊंचाई पर, और जो कंज्यूम करने वाले हैं सब वो है पानी के नीचे हैं, पानी के ऊपर नहीं है, है ना। पानी इसमें ऑनलाइन में क्या था कि पानी नीचे है और जो कंज्यूम करने वाले ऊपर हैं, तो पानी को ऊपर पहुंचाना पड़ेगा। अब यहाँ क्या है कि पानी ऊपर है और जो पानी को कंज्यूम करने वाले सब नीचे बैठे हुए हैं, तो कोई चीज ऊपर से नीचे गिराओगे तो वो फोर्सली अपने आप ही आ जाएगी, उसको किसी एनर्जी की आवश्यकता है नहीं, है ना। तो पानी को सीधा टंकी में स्टोर कर दिया गया और सारी बिल्डिंगों को एक एक टंकी से जोड़ दिया गया, है ना। इस बिल्डिंग को इससे जोड़ दिया गया, इस बिल्डिंग को इससे जोड़ दिया गया, और इस बिल्डिंग को इससे जोड़ दिया गया। अब क्या हुआ, देखो यही ये कैपेसिटर की बात समझ में आएगी, यही मामला समझ में आएगा। देखो देखो पहले ऑनलाइन जब पानी ले रहे थे तो कंजप्शन बढ़ रहा था और ऊंचाई बढ़ रही थी, इसलिए लॉसेस हो रहा था और सबको पर्याप्त जितनी जरूरत है उतना पानी नहीं मिल पा रहा था। अब जैसे ही हमने 4 स्टोरेज यहाँ लगा दिया, स्टोरेज टैंक लगा दिया, और पहले पानी स्टोर हुआ, उसके बाद जब पानी एक साथ छोड़ा गया या अलग अलग छोड़ा गया, सबको एक समान फोर्स से पानी मिलने लग गया। ये तो क्लियर हो गया, है ना, ये बात समझ में आ गई ना। अब यहाँ पे इसका जो मैकेनिज्म काम कर रहा है, ये मैकेनिज्म ऑनलाइन से हट के ऑफलाइन में काम करने लग गया। मतलब जब मोटर चलेगा तो उस टाइम इन लोगों को पानी नहीं मिल रहा होगा, उस टाइम ये स्टोर कर रहा होगा, ठीक है। और स्टोर करने के बाद जब ये पूरा भर जाएंगे तब जाकर पानी इनको छोड़ा जाएगा, इन चारों फ्लोर वालों को, ठीक है ना। तब जब छोड़ा जाएगा तो चाहे 1 बाय 1 छोड़ा जाए या एक ही साथ छोड़ा जाए,
सबको एक समान फोर्स मिलेगा और सबको पर्याप्त जो है पानी मिलेगा। यही लागू होता है सर्किट बोर्ड के अंदर, यहीं पे कैपेसिटर काम करता है। सर्किट बोर्ड के अंदर, पीसीबी सर्किट बोर्ड के अंदर यही मैथमेटिक्स इस्तेमाल होती है। टेक्निकल चीजें यही होती है कि कैपेसिटर के अंदर, सर्किट बोर्ड के अंदर क्या होता है, जैसे ये मोटर है, अब यहां से पानी जो है स्टोर किया जा रहा है, ठीक है, 4 टैंक लगा दिया गया। उसी तरीके से सप्लाई जो होती है एक ही जगह से इस सर्किट बोर्ड के अंदर इस्तेमाल हो रही है ना। इनपुट तो एक ही जगह से हो रही है, पर इस सर्किट बोर्ड के अंदर जैसे ये 4 फ्लोर हैं, वैसे 4 सेक्शन है इसमें, ठीक है, 4 अलग अलग सेक्शन है। जैसे ये 4 बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग में 4 फ्लोर हैं, उसी तरीके से ये पीसीबी सर्किट बोर्ड के अंदर पीसीबी में 4 सेक्शन है और चारों सेक्शन को पर्याप्त वोल्टेज मिलने के लिए इस कैपेसिटर को लगाया जाता है। अब जहां पर ये ऑनलाइन पानी जब दिया जा रहा था, तो ये जो पहला वाला है इसको तो पूरा वोल्टेज मिल जा रही थी, लेकिन इस सेक्शन को लॉसेज हो जाता था, है ना, इसको लॉस हो जाता था, फिर इसको भी लॉस हो जाता था, इसको भी लॉस हो जाता था, है ना, पर इसको पूरा मिल रहा था। तो ये ग्राउंड फ्लोर में है, ये मान के चलो ये ग्राउंड फ्लोर में, क्योंकि ये यहां पे सप्लाई जैसे इन हुई तो पहले इसको मिली। इसमें मान लो ये, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे ये मान लो कि भाई ये सर्किट बोर्ड है, इस सर्किट बोर्ड के अंदर अलग अलग सेक्शन में अलग अलग वोल्टेज इस्तेमाल हो रही है। मान लो यहाँ पे 12 वोल्ट इस्तेमाल हो रही है, इन हो रही है 12 वोल्ट, यहाँ पे हो रही है 5 वोल्ट, यहाँ पे हो रही है 3.3, है ना, और यहाँ पे हो रही है 1.5। तो 12 वोल्ट का जब एडाप्टर हमने लगाया यहाँ पे, तो इसको तो 12 वोल्ट आराम से मिल गया, है ना। तो 12 वोल्ट से जब 5 वोल्ट में जब सप्लाई को बदला गया रेगुलेटर लगाकर या पावर आईसी लगाकर इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट किया गया, वोल्टेज को घटाया गया, तो फिर यहां पर लॉस हो गया, यानी ये सेकंड वाला, क्योंकि ऊंचाई यहां बढ़ी और जैसे ही ऊंचाई बढ़ी तो यहां लॉस हो गया, है ना। तो लॉस हो गया और फिर उसके बाद यहां लॉसेस बढ़ा, तो यहां पर्याप्त 5 वोल्ट मिलना चाहिए, तो 5 वोल्ट नहीं मिल पाया। जब यहाँ पे खुद को 5 वोल्ट नहीं मिलेगा, तो यहाँ ये 5 वोल्ट जो है 3.3 में बदल रहा है। तो 3.3 जब इसको कम मिल रहा है तो इसको भी कम मिलेगा, और जब इसको, ये तीनों एक साथ, चारों एक साथ जुड़े हुए हैं, तो इसको कम मिलेगा तो इसको कम मिलेगा, है ना। तो सब एक साथ में जुड़े हुए हैं, है ना। तो भाई जब शुरुआती से ही लॉसेस बढ़ा तो सबको लॉस होने लग गया, है ना। तो सबको जो लॉस बढ़ने लग गया, तो एक काम करो, तो यहां पे जैसा मैंने बताया कि देखो यहां पे इसी बिल्डिंग के आधार पर जब यहां से वोल्टेज इन होगी, तो अगर कैपेसिटर नहीं है तो लॉसेज इसी तरीके से होगा कि 12 वोल्ट तो इसको मिल जाएगा, क्योंकि ये पहले ही यहाँ पे बैठा हुआ है। तो यहाँ पे तो कोई आईसी से कन्वर्ट किया नहीं जा रहा वोल्टेज को, है ना। तो 12 वोल्ट यहाँ तो पूरा मिल जाएगा। जब 5 वोल्ट के पास जाएगा तो 5 वोल्ट से 3.3 के पास जब कन्वर्ट किया जाएगा तो यहाँ पे लॉस हो जाएगा, लॉसेज बढ़ेगा, क्योंकि ये सेकंड पे आ रहा था, सेकंड पे फोर्स लग रहा है ना, ऊंचाई बढ़ रही है, ऊंचाई बढ़ रही तो यहाँ पे वोल्टेज लॉस हो जाएगा। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है। अगर सर्किट बोर्ड के अंदर 4 सेक्शन हैं, हर सर्किट बोर्ड के अंदर सेक्शन होते हैं, है ना। जैसे एक बिल्डिंग के अंदर फ्लोर होते हैं, उसी तरीके से हर सर्किट के अंदर सेक्शन होता है। तो हर सेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए एक सप्लाई पर्टिकुलर अलग अलग दी जाती है ना। किसी सर्किट को 12 वोल्ट चाहिए, किसी सेक्शन को 12 वोल्ट चाहिए, किसी सेक्शन को 5 वोल्ट चाहिए, किसी सेक्शन को 3.3 और किसी सेक्शन को 1.5, है ना। तो सबको पर्याप्त वोल्टेज देने के लिए अब वोल्टेज एक ही जगह से इन हो रही है ना,
12 ही वोल्ट इन हो रही है। तो भाई सारे सेक्शन को अलग अलग इसी में से दिया रहा है, 12 वोल्ट में से 5 वोल्ट दिया रहा है, फिर 12 वोल्ट में से 3.3 बनाया जा रहा है, फिर 12 वोल्ट में से 1.5 बनाया जा रहा है। तो सबको जब इसी 12 ही वोल्ट से देना है तो लॉसेस तो होगा ही, इसी बिल्डिंग की तरह लॉसेस होगा, है ना। तो क्या किया जाएगा कि हर सेक्शन के लिए एक कैपेसिटर निर्धारित कर दिया जाएगा, उसके इनपुट पर आउटपुट पर, इनपुट पर आउटपुट पर, इनपुट पर आउटपुट पर, इनपुट पर आउटपुट पर कैपेसिटर दे दिया जाएगा। अब कैपेसिटर को मैंने पहले फेज में बता दिया कि कैपेसिटर क्या है, पहले स्टोर करेगा और स्टोर करने के बाद फटाक दे स्टोर कर लेगा और फटाक दे डिस्चार्ज कर लेगा, यही काम करता है। तो क्या हुआ कि वोल्टेज यहां से आई इन हुई, तो पहले ये जो 12 वोल्ट वाला जो सेक्शन है ये पहले वर्क नहीं करेगा, पहले इस कैपेसिटर के पास जैसे ही वोल्टेज गई है ना, तो इस कैपेसिटर के पास पहुंची, और जैसे ही कैपेसिटर के पास पहुंची तो पूरा कैपेसिटर एकदम जैसे भूख लगती है और हमारे पेट में कुछ नहीं है, खाली है, उसी तरीके से कैपेसिटर एकदम गिद्ध की तरह एकदम आंखें गड़ाए बैठा रहता है, कैसे आ जाए वोल्टेज, है ना, बस मैं भर लूं। तो वैसे ही जैसे ही 12 वोल्ट इन हुई वैसे ही कैपेसिटर अपना वोल्टेज अपने अंदर स्टोर करने लग जाता, फटाक दे। पहले इस 12 वोल्ट का जो सेक्शन है पहले उसको यूज करने के लिए देगा ही नहीं, क्योंकि पहले ये अपने आप को अपना पेट भरेगा, पहले खाएगा सारे वोल्टेज को। जब इसका पूरा पेट भर जाएगा, पूरा ढकार ले लेगा, ढकार लेने के बाद इसका पूरा मन भर गया, तब ये वोल्टेज को छोड़ देगा और फुल भरा रहेगा इसका पेट, वोल्टेज को छोड़ देगा। अब इस 12 वोल्ट वाले सेक्शन में जो आईसी वगैरह जो लगी हैं, अब उनके पास वो वोल्टेज जाएगी और वो सुचारू रूप से वर्क करती रहेंगी। ठीक उसी टाइम जिस समय ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसी टाइम ये भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसी टाइम ये भी कैपेसिटर, इस सेक्शन का भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है, उसी टाइम इस सेक्शन का भी कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। यानी इन चारों सेक्शन का एक ही टाइम पर कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो जब क्या होता है ना, जब सर्किट में हम कोई सप्लाई इन कर रहे होते हैं ना, तो उस समय पूरा ये सर्किट बोर्ड ज्यादा लोड ले रहा होता है, पता नहीं चलता है, पर जैसे ही इन करते हैं तो वो समय कुछ माइक्रो सेकंड के लिए ज्यादा कंजप्शन ले रहा होता है, कंजप्शन हो रहा होता है, क्योंकि ये जितने भी कैपेसिटर हैं सारे डिस्चार्ज उस समय पड़े रहते हैं, तो उस समय कंजप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि ये सारी कैपेसिटर जितने लगे हैं सब चार्ज हो रहे होते हैं, फटाफट फटाफट अपने अंदर चार्ज भर रहे होते हैं, तो इनसे कंजप्शन बढ़ जाता है। वो माइक्रो सेकंड में मामूली टाइम के लिए होता है, माइक्रो सेकंड के लिए होता है। तो उस टाइम चाहे माइक्रो सेकंड के लिए चाहे मिली सेकंड के लिए है, तो है ना, ये क्लियर है। उस समय सर्किट बोर्ड लोड ज्यादा ले रहा होता है। जैसे ही सारे कैपेसिटर चार्ज हुए उसके बाद लोड स्मूथ हो जाता है, उसके बाद सारा सेक्शन स्मूथली अपना काम अपने अपने तरीके से करते रहते हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है, ये तो ये गया एक कारण का, यह इन कारणों से अब जो ये बिल्डिंगें हैं फ्लोर बाय फ्लोर के हिसाब से, सेक्शन के हिसाब से, यहाँ पे सबको एक ही फोर्स में वोल्टेज मिलती रहे, उसके लिए ये कैपेसिटर लगाया गया है। अब कैपेसिटर से लगाने से ये फायदा हो गया कि सबको प्रॉपर जितना जितना वोल्टेज चाहिए, सारे चारों सेक्शन को प्रॉपर वोल्टेज अब मिल रही है और सर्किट बोर्ड सुचारू रूप से बहुत बढ़िया काम कर रहा है। ये कैपेसिटर लगाने से हुआ। कैपेसिटर जब तक नहीं लगेगा तब तक लॉसेस बढ़ता रहेगा और सर्किट बोर्ड मिसबिहेव करेगा, काम नहीं करेगा, है ना। तो ये कैपेसिटर का लगाने से ये सारी समस्या दूर हो गई, ये बात समझ में आ गई सबको, है ना। दूसरा काम क्या करता है कैपेसिटर कि बाई द वे इस बिल्डिंग के अंदर मान लो कि ये 2 सेकंड के लिए इसमें इस मोटर में फ्लक्चुएशन आया, मोटर लाइट झटके से आई, कट गई और फिर लाइट आ गई, तो उस समय मोटर चल रही थी, बंद हुई और फिर चालू हो गई, है ना। तो उस समय ये पानी का गैप आया, फ्लक्चुएशन आया, तो इतनी जगह खाली रह गई, पानी भरा हुआ था पहले ना जब मोटर चल रही थी, इतनी जगह खाली रह गई, तो इतना पानी का जो फ्लक्चुएशन आया इन टंकियों को तो दिखा, क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्ट टंकियों से ये लाइन जुड़ी हुई है ना। तो इसमें इन टंकियों को तो महसूस हुआ कि फ्लक्चुएशन आया है ना, पर इन बिल्डिंग वालों को पता नहीं चला, इसलिए कि यहाँ पे ऑलरेडी चार्ज भरा हुआ था, यानी पानी भरा हुआ था, है ना, पानी भरा हुआ था, क्योंकि ये ऑनलाइन पानी तो ले नहीं रहे हैं, इस लाइन से सीधा सीधा पानी तो ले नहीं रहे हैं, ये तो ले रहे हैं इन टंकियों से पानी, है ना।
तो ये फ्लक्चुएशन इन टंकियों को तो पता चला, लेकिन इसमें जो स्टोरेज पानी था उनसे फ्लक्चुएशन का पता ही नहीं चला, क्योंकि ये पानी स्टोर किए हुए से ले रहे थे। फ्लक्चुएशन यहाँ दिखा, पर यहाँ इन चारों बिल्डिंगों में कोई फ्लक्चुएशन नहीं दिखा। तो वही यहाँ पे हुआ। कैपेसिटर ये भी काम करता है कि यहाँ पे अगर किसी कारण से फ्लक्चुएशन आया वोल्टेज के अंदर और ड्रॉप हुई वोल्टेज हल्का, तो ये चारों सेक्शन के जो कैपेसिटर है ये ऑलरेडी चार्ज थे और ये फ्लक्चुएशन सिर्फ यहाँ 12 वोल्ट पे आया और यही पता चला, बाकी इन सर्किटों को कुछ भी पता नहीं चला। ठीक है ना। तो ये सर्किट यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे ये जो कैपेसिटर है चारों सेक्शन के, इन फ्लक्चुएशनों को रोक लिए, पता ही लगने नहीं दिए। ठीक है, और सर्किट विदाउट किसी एनी इशू पे और सर्किट बोर्ड सुचारू रूप से चलता रहा। तो ये वोल्टेज को स्मूथ भी करता है और पर्याप्त वोल्टेज सबको सुचारू रूप से मिलती रहे उसके लिए अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और जैसे जैसे हर सेक्शन को वोल्टेज की जरूरत होती है वैसे वैसे ये अपने अंदर से स्टोर किया हुआ वोल्टेज देता रहता है और सर्किट सुचारू रूप से चलती रहती है। तो मुझे लगता है कि अब ये कैपेसिटर के पूरा फंडा समझ में आ गया होगा। और अब जो है, जो मैंने बताया था कि जो नॉन पोलर कैपेसिटर है उसके उस बारे में मैं किसी और दिन बताऊंगा। ठीक है, दैट्स इट।